नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे युद्ध की तरफ ले चल रहे हैं जिसे हम क्रीमिया युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये युद्ध कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस युद्ध के कारण और इसके परिणामों के बारे में पूछा जाता है। मैं बता दूं कि क्रीमिया का जो युद्ध था, ये संसार का पहला युद्ध था जिसमें युद्ध क्षेत्र में जो संवाददाता थे, समाचार पत्रों के रिपोर्टर्स थे, उनको छूट दी गई और उनकी पहुंच युद्धस्थल तक हुई और उन्होंने पहली बार युद्धस्थल की रिपोर्टिंग समाचार पत्रों में की। स्टीमशिप और टेलीग्राफ के माध्यम से उन्होंने युद्ध की रिपोर्टिंग की। अगर ये कहा जाए कि ये संसार का पहला युद्ध था जिसको दुनिया ने कैमरे की नज़रों से देखना चालू किया और उसके ऊपर रिपोर्टिंग, जो लाइव रिपोर्टिंग थी, उसकी लाइव रिपोर्ट की गई। फोटोग्राफरों ने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और टेलीग्राफ का इस्तेमाल करके युद्ध की खबरों को जनता तक पहुंचाया। और क्रीमिया का युद्ध हुआ कब से कब तक? 1854 से लेकर के 1856 सीई के बीच। तो 2 वर्षों तक युद्ध हुआ और इस युद्ध में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इस युद्ध को अगर कहा जाए कि आधुनिक संसार में ये लड़ा गया व्यर्थ का युद्ध था, जो दो प्रतिद्वंदी शक्तियों की स्वार्थों की देन थी। और यह युद्ध अगर परिणाम की दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल निरर्थक और व्यर्थ का युद्ध था। अब इस युद्ध में प्रतिद्वंदी कौन थे, इनको देख लीजिए। क्रीमिया युद्ध में एक तरफ तो रूस था और दूसरी तरफ तुर्की। और तुर्की की मदद कौन कर रहे थे? फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया। ये 4 देश एक तरफ और रूस एक तरफ। तो ये 2 गुट थे। जिस क्रीमिया युद्ध को हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले उसे मानचित्र में देख लें कि इसकी स्थिति है कहां। देखिए, यूरोप का मानचित्र। यूरोप के मानचित्र में काला सागर को देखें। काला सागर में काला सागर और आजेव सागर के बीच में स्थित प्रायद्वीपीय स्थित है क्रीमिया की। जब मानचित्र में देखें हाईलाइट करके, तो काला सागर इसकी स्थिति, काला सागर और आजो सागर के बीच में प्रायद्वीपीय स्थिति है। ये एक पेनिनसुला है। क्रीमिया एक पेनिनसुला है और इस समय क्रीमिया के ऊपर यूक्रेन का अधिकार है। तो वर्तमान समय में ये यूक्रेन के अंतर्गत है और उस समय, जिस समय युद्ध हुआ 1854 और 56 में, उस समय इसके ऊपर तुर्की का अधिकार था। तो तुर्की के समय में युद्ध हुआ। तो अब इसकी लोकेशन को अच्छी तरह से आपने देख लिया। यह स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों था, क्यों इस बात को लेकर के युद्ध हुआ, जिससे 4 देशों का गुट एक तरफ आ गया। रूस इसको क्यों प्राप्त करना चाहता था, यही युद्ध का मुख्य कारण था। देखिए, क्रीमिया की जो स्थिति थी वो इसको बड़ी महत्वपूर्ण बनाती थी। काला सागर और आजोव सागर के बीच इसकी जो प्रायद्वीपीय स्थिति है, उसकी वजह से इसका व्यापारिक महत्व था, आर्थिक महत्व था। और क्रीमिया के पास से गुजरने वाली एक नदी है, नीपर नदी। नीपर नदी एक प्रमुख जलमार्ग थी
और इस जलमार्ग के द्वारा पानी के जहाज काला सागर से बाल्टिक सागर तक जा सकते थे। तो मतलब नीपर नदी काला सागर से बाल्टिक सागर तक एक जलमार्ग प्रदान करती थी जो पूरे यूरोप को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ता था। नीपर नदी एक ऐसी नदी थी जो यूरोप को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का काम करती थी। तो इसलिए ये क्षेत्र व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था और यही वो रास्ता था जिस रास्ते से भूमध्य सागर की ओर प्रवेश करके भूमध्य सागर का जो पूर्वी क्षेत्र था उसके ऊपर भी नियंत्रण किया जा सकता था। तो क्रीमिया की स्थिति इस प्रकार से सामरिक और आर्थिक दृष्टि से इतनी बढ़िया थी कि इस पर ये सभी देश अपना अधिकार चाहते थे। ठीक, अब इस उद्देश्य को लेकर के युद्ध लड़ा गया। यद्यप अगर इसको हम परिणाम की दृष्टि से मूल्यांकन करें तो अवसर, इस युद्ध के स्वरूप और इस युद्ध का जो मुद्दे थे वो अर्थहीन साबित हुए, बेकार थे। तो मुद्दों, स्वरूप और उद्देश्य के दृष्टि से, मुद्दे की दृष्टि से ये युद्ध अर्थहीन था, लेकिन क्रीमिया की स्थिति तो महत्वपूर्ण थी और इसी बात को लेकर के रूस इस पर अपना अधिकार करना चाहता था। मैंने पहले बताया कि क्रीमिया किसके अधिकार में था? तुर्की के अधिकार में। और तुर्की पर ऑटोमन शासक जो था अब्दुल मजीद, उसका शासन था। तुर्की के शासक को देख लें, उसका नाम था अब्दुल मजीद। रूस उस समय जार निकोलस फर्स्ट के अधीन था। जार निकोलस फर्स्ट रूस का शासक था। फ्रांस नेपोलियन थर्ड 1852 में शासक बना और जिस समय युद्ध हुआ उस समय फ्रांस की गद्दी पर नेपोलियन थर्ड का शासन था। 1852 में शासक बना था और ये नेपोलियन फर्स्ट का भतीजा था। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। तो नेपोलियन थर्ड जो 1852 में फ्रांस का शासक बना वो नेपोलियन फर्स्ट का भतीजा भी था और इसलिए वो रूस से युद्ध और चाहता था क्योंकि वो अपने चाचा की हार का बदला लेना चाहता था। याद करिए, नेपोलियन को रूस के हाथों पराजय मिली थी, नेपोलियन फर्स्ट को, तो इसलिए अपने चाचा की हार का बदला भी नेपोलियन थर्ड लेना चाहता था। तो फ्रांस की गद्दी पर उस समय नेपोलियन थर्ड था, जार निकोलस फर्स्ट रूस की गद्दी पर थे, अब्दुल मजीद तुर्की गद्दी पर थे। तो ये सिनेरियो था। अब रूस की जो महत्वाकांक्षा थी तुर्की के साथ क्यों टकरा रही थी? एक्चुअली क्या कि रूस और फ्रांस, इन दो देशों की जो स्वार्थपरता थी उसने प्रतिद्वंदिता को बढ़ा दिया और कहीं ना कहीं उसमें ब्रिटेन ने और इजाफा किया। ब्रिटेन की भी स्वार्थपरता थी, तो फ्रांस और ब्रिटेन की स्वार्थपरता, वो अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे थे। रूस को इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को स्थापित करना था क्योंकि रूस की निगाह शुरू से ऑटोमन साम्राज्य के ऊपर थी। ऑटोमन साम्राज्य जो बाल्कन प्रायद्वीप का पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार था। एक बार फिर से मानचित्र को देख ले और बाल्कन प्रायद्वीप को देख लें। बाल्कन प्रायद्वीप को देखिए, एजियन सागर और एड्रियाटिक सागर के बीच में जो पेनिनसुला है उसको हम बाल्कन प्रायद्वीप कहते हैं। इसमें बोस्निया, हर्जेगोविना, मोल्दाविया, सर्बिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ये सब देश हैं। इन सब देशों के ऊपर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार था और इस क्षेत्र में जो राष्ट्रवादी
भावना थी वो लोगों में काफ़ी थी। बाल्कन क्षेत्र अगर कहा जाए तो उस समय एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा था जिसके ऊपर विभिन्न देशों की निगाहें थी। ये एक ऐसा राजनीतिक क्षेत्र था जिसके ऊपर हर देश अधिकार करना चाहता था, चाहे वो रूस हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, इटली हो, ये सभी देश इस पर अधिकार करना चाहते थे क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो रहा था। और यही कारण था कि यहाँ बढ़ते हुए राष्ट्रवाद ने यूनान को स्वतंत्रता युद्ध के लिए प्रेरित किया और यूनान 1832 में स्वतंत्र भी हो गया। रूस की जो भावना थी इस क्षेत्र को लेकर के, वो इस पर अपना अधिकार चाहता था, अपना प्रभाव चाहता था, और इसीलिए रूस ने यहाँ रहने वाले जो स्लाव लोग थे उनको सर्बिया के माध्यम से उकसा करके इस क्षेत्र पर अपने प्रभाव को स्थापित करने की चेष्टा कर रहा था, जो यूनान के युद्ध के बाद भी जारी रही। यूनान का स्वतंत्रता युद्ध तो हो गया, यूनान स्वतंत्र हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी रूस चाहता था कि इस क्षेत्र पर वो अधिकार कर ले, और उसने हर संभव प्रयास इस क्षेत्र में अपनी पैठ बनाने के लिए की। यूनान की स्वतंत्रता के बाद संसार को पता लग गया कि ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो चुका है। उसको यूरोप का बीमार कहा जाता था। तुर्की को यूरोप की बीमार के नाम से जानते थे, लेकिन ब्रिटेन इस यूरोप के बीमार को जिंदा रखना चाहता था। अब यहां देखिए, भूमध्य सागर को देखिए आप जरा। भूमध्य सागर से वो रास्ता जाता था जो भारत की ओर जा सकता था, सुएज नहर वाला रास्ता। तो सुएज नहर का जो रास्ता था भूमध्य सागर क्षेत्र से भारत की तरफ, जो ब्रिटेन का साम्राज्य था, ब्रिटेन नहीं चाहता था कि इस रास्ते पर काला सागर और क्रीमिया के माध्यम से रूस का प्रभाव बढ़ जाए। इसलिए अपने भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर पर रूस के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए ब्रिटेन ने हर संभव कोशिश की। फ्रांस चाहता था कि वो इस क्षेत्र में रहने वाले जो रोमन कैथोलिक्स हैं उनका प्रमुख संरक्षक बन जाए। इसकी कहानी भी हमको डिटेल से बताएंगे। तो फ्रांस की इच्छा, नेपोलियन III जो फ्रांस का शासक था, वो अपने आप को रोमन कैथोलिक चर्च का संरक्षक मानता था। रोमन कैथोलिक चर्च के लोग उसके अनुयायी थे, तो इसलिए वो उनका सपोर्ट चाहता था। तो फ्रांस का मुख्य उद्देश्य केवल धार्मिक था, ब्रिटेन का उद्देश्य राजनीतिक था, और रूस का उद्देश्य ऑटोमन साम्राज्य के बिखरते हुए साम्राज्य के ऊपर रूसी साम्राज्य को स्थापित करना था। ये तीनों के उद्देश्य थे। रूस ने अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कि ऑटोमन साम्राज्य के इस पूरे क्षेत्र पर, बाल्कन क्षेत्र पर उसकी चौधराहट हो जाए, उसने अपने मित्रों के साथ, इन यूरोपीय देशों के साथ मिलकर के अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए प्रयास किया। लेकिन जब उसने देखा कि यूरोपीय देश उसके साथ नहीं आ रहे हैं, तो उसने ऑटोमन साम्राज्य का जो ये पूरा क्षेत्र था इसको विखंडित करने के लिए कोशिश की, और उसी का परिणाम क्रीमिया युद्ध हुआ। 1840 के बाद से ही रूस की नीति इस बाल्कन क्षेत्र पर अपने प्रभाव को स्थापित करने की थी, और इसीलिए जार निकोलस फर्स्ट 1844 में वो इंग्लैंड गया, और इंग्लैंड की यात्रा में उसने ये प्रस्ताव वहाँ की सरकार के सामने रखा कि कुस्तुनतुनिया और मिस्र पर इंग्लैंड का साम्राज्य स्थापित हो जाए, और बाल्कन क्षेत्र तथा काला सागर का जो इलाका है उसके ऊपर रूस का अधिकार हो जाए, वो क्षेत्र रूस के संरक्षण में रहे। लेकिन ब्रिटेन इस क्षेत्र में रूस को आगे नहीं आना देना चाहता था, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर इस क्षेत्र में रूस को मौका दिया गया तो रूस काला सागर के रास्ते भूमध्य सागर तक अपनी पहुंच बना करके भारतीय साम्राज्य के लिए खतरा हो सकता है।
तो ये जो टर्की के साम्राज्य को विभाजित करने की कोशिश की गई वो सफल नहीं हो पाई। 1853 में फिर से जार ने प्रयास किया, दूसरा प्रयास। पहला प्रयास उसने 1844 में किया, सेकंड प्रयास उसने 1853 में किया। दूसरी बार फिर इंग्लैंड के सामने प्रस्ताव इसी प्रकार का रखा गया कि आपस में हम तुर्की के साम्राज्य को बांट लेते हैं, किंतु इस बार भी इंग्लैंड इस पर सहमत नहीं हुआ, क्योंकि इंग्लैंड जानता था कि काला सागर का जो ये क्षेत्र है, अगर रूस का प्रभाव इस क्षेत्र पर हुआ तो उससे आने वाले समय में रूस के साथ युद्ध अनिवार्य हो जाएगा। क्योंकि इंग्लैंड अगर कुस्तुनतुनिया पर, क्रीमिया पर रूस के अधिकार को मान लेता तो काला सागर का जो जलडमरू मध्य है उसके ऊपर रूस का प्रभाव बढ़ जाता, जो इंग्लैंड किसी हालत में तैयार नहीं था। इसलिए 1853 का जो प्रस्ताव लाया गया उस पर इंग्लैंड ने अपनी सहमति नहीं दी। अब रूस का दूसरा जो प्रयास था वो भी असफल हो गया। जब रूस ने देखा कि दूसरा प्रयास भी उसका असफल हो गया तो उसने अब तुर्की के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए दूसरे तरीके से अपनी व्यवस्था स्थापित की और उसका परिणाम क्रीमिया युद्ध के रूप में आया। अब जरा फ्रांस को देखें और फ्रांस और रूस की जो प्रतिद्वंदता थी कैसे एक दूसरे के सामने आ रही थी। एक बार यूरोप के मानचित्र को फिर से देखेंगे। यूरोप के मानचित्र को देखिए, तुर्की की स्थिति को देखिए और तुर्की के साथ साथ जेरूशलम की स्थिति को देखिए। जेरूशलम वो पवित्र स्थान था ईसाइयों के लिए जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जेरूशलम उस समय तुर्की के अधिकार में था, ऑटोमन साम्राज्य के अधिकार में था। जेरूशलम पर अधिकार स्थापित करने के लिए ईसाइयों और अरबों में बार बार युद्ध हुए, धर्म युद्ध के रूप में। लेकिन 1740 ईस्वी के बाद ये एक समझौता हो गया कि जेरूशलम में रहने वाले जो रोमन कैथोलिक्स हैं उनका संरक्षक फ्रांस होगा और रोमन कैथोलिक चर्च के जो लोग थे, जो अनुयायी थे, जो प्रीस्ट थे, वो पवित्र जेरूशलम के धार्मिक स्थल की, चर्च की उपासना करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, उसकी देखभाल करने वाले वही लोग थे। तो अगर देखा जाए तो 1740 के बाद तुर्की के साथ जो यूरोपीय देशों का समझौता हुआ था उसके अनुसार रोमन कैथोलिक चर्च के लोग पवित्र जेरूशलम की देखभाल करने का काम किया करते थे। और इस पूर्वी क्षेत्र में जो ईसाई धर्म है वो दो भागों में बटा था, एक तो रोमन कैथोलिक और दूसरे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स का संरक्षक था रूस। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि रोमन कैथोलिक इनके संरक्षक के रूप में था फ्रांस और जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स था इसका संरक्षक था रूस। और जेरूशलम की देखभाल करने का जिम्मा किसका था? रोमन कैथोलिक चर्च का। ओके। जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय पूरा देश क्रांति में उलझा हुआ था। गृह युद्ध और आंतरिक अशांति की वजह से फ्रांस जेरूशलम की तरफ ध्यान नहीं दे पाया और इस स्थिति का लाभ उठा करके रूस ने जेरूशलम जो पवित्र स्थल की देखरेख रोमन कैथोलिक कर रहे थे उनको वहां से हटा करके पवित्र स्थल की देखरेख का जिम्मा उन्होंने ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को दे दिया। तो 1800 के बाद ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के लोग जेरूशलम की देखरेख करने का काम, जो उपासना पूजा करने का काम, वो सब पवित्र स्थल की सुरक्षा ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के हाथ में आ गई थी। इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब ये व्यवस्था चली आ रही थी।
नेपोलियन थर्ड जब फ्रांस का शासक बना 1852 में, तो उसने जेरूसलम के ऊपर रोमन कैथोलिक चर्च के जो पुजारी थे उनके अधिकार के लिए तुर्की के सुल्तान अब्दुल मजीद के ऊपर अपना उसने दबाव डाला कि वर्षों से 1740 के समझौते के अनुसार जेरूसलम के ऊपर जो अधिकार था वो रोमन कैथोलिक चर्च के अनुयायियों का था, इसलिए उनके अधिकार मिलने चाहिए। मतलब जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स था, यूनानी चर्च था, उसके अधिकार से जेरूसलम किसको दिया जाए? रोमन कैथोलिक चर्च को दिया जाए। ये अधिकार की मांग की। नेपोलियन थर्ड ने इस मुद्दे को उठाया और बाकायदा उसने तुर्की के सुल्तान के ऊपर अपना दबाव बनाया। रूस को जब ये खबर लगी तो रूस ने तुर्की के सुल्तान के ऊपर दबाव बनाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रूस ने जेरूसलम के ऊपर यूनानी चर्च के प्रभाव को स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया, क्योंकि उस समय यूनानी चर्च का ही प्रभाव था। यूनानी चर्च वहां पर काम कर रहे थे। पवित्र जो जेरूसलम का स्थल था वो यूनानी चर्च के अधिकार में था। जब तुर्की का सुल्तान अब्दुल मजीद रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में उसने सोचना चालू किया तो रूस को बड़ी आपत्ति हुई। रूस अपने आप को इस पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले समस्त ईसाइयों का संरक्षक मानता था। रूस ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। रूस ने तुर्की के सुल्तान से कहा कि जो यूनानी चर्च है उसके अधिकार में किसी प्रकार की कटौती न की जाए और इस पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले समस्त ईसाइयों का संरक्षक रूस को माना जाए। रूस ने अपना दावा प्रस्तुत कर दिया। रूस जो था इस पूरे क्षेत्र का ईसाइयों का संरक्षक अपने आप को बताने लगा। अब ऐसी स्थिति में रूस और फ्रांस आमने सामने आ गए। रोमन कैथोलिक चर्च का संरक्षक होने के नाते फ्रांस उनका पक्ष ले रहा था। यूनानी चर्च का संरक्षक होने के नाते और समस्त ईसाइयों का पूर्वी क्षेत्र का संरक्षक अपने आप को दावादारी करने वाला रूस फ्रांस के सामने खड़ा था। ब्रिटेन भी फ्रांस के साथ था। ब्रिटेन भी नहीं चाहता था कि रूस का इस क्षेत्र पर प्रभाव बढ़े, इसलिए ब्रिटेन ने तुर्की के सुल्तान को अपनी सहमति दे दी और रूस की मांग को न मानने के लिए उसने कह दिया। तुर्की के सुल्तान को ब्रिटेन की मदद मिल गई। अब देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन एक तरफ हो गए। ब्रिटेन ने तुर्की को मदद भी दे दी। तीन देश एक साथ आ गए। तुर्की का सुल्तान, जिसको यूरोप का मरीज कहा जाता था, उसको ब्रिटेन ने जिंदा रखने के लिए इस क्षेत्र में उसकी उपस्थिति, उसकी मौजूदगी बनाए रखने के लिए ब्रिटेन ने उसको सहयोग दे दिया। अब ये तीन देश एक तरफ हो गए। रूस अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अब उसके लिए यह प्रश्न था युद्ध के सिवा कोई विकल्प नहीं था। ऐसी स्थिति में रूस ने तुर्की के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया और रूसी सेनाएं तुर्की में घुस गई। ऐसी स्थिति में जुलाई 1853 में रूसी सेनाएं तुर्की के साम्राज्य में घुस गई और मोल्दाविया तथा वेनेसिया का जो क्षेत्र था, उस वेनेसिया और मोल्दाविया के क्षेत्र पर उसने अधिकार कर लिया। जब फ्रांस और ब्रिटेन ने देखा कि रूसी सेनाएं तुर्की के साम्राज्य में घुस आई हैं तो दोनों चिंतित हो उठे। तुर्की के सुल्तान ने भी रूस को अल्टीमेटम दिया कि वो तुरंत इन दोनों क्षेत्रों को खाली करे। जुलाई 1853 में मोल्दाविया और वेलेसिया पर रूस ने अधिकार कर लिया। 27 फरवरी 1854 अंत में 27 फरवरी 1854 को ब्रिटेन तथा फ्रांस ने रूस को अल्टीमेटम दे दिया आक्रमण करने की। ये दो मोल्दाविया और वेलेसिया का क्षेत्र खाली नहीं करता तो वो दोनों देश
रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। रूस ने कुछ नहीं किया। अब ऐसी स्थिति में ब्रिटेन और फ्रांस ने रूस के खिलाफ 1854 में घोषणा कर दी और मार्च 1854 से युद्ध चालू हो गया, जो मार्च 1856 तक चला और अंत में पेरिस की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। एक ऐसा युद्ध जो अवसर, मुद्दों और युद्ध की स्वरूप की दृष्टि से एकदम निरर्थक था, बेकार था, उसने 5 लाख लोगों की जान ले ली। इस युद्ध में लगभग 5 लाख लोग मारे गए और 2 साल तक लड़ते रहने के बाद अंत में इसका अंत पेरिस की संधि के साथ हुआ। रूस भी युद्ध को जारी नहीं रखना चाहता था। रूस ने संधि स्वीकार कर ली। रूस को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा और इन देशों को भी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध में शामिल एक छोटा सा देश सर्डिनिया, जो बहुत ही समझदार था और इसका प्रधानमंत्री उस समय था काबूल। काबूल ने अवसर को देखा, परिस्थितियों को उसने बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषित किया और उसने अवसर का लाभ उठा करके इस युद्ध में फ्रांस का साथ दे दिया। तो सार्डिनिया फ्रांस के साथ शामिल हो गया तुर्की के साथ होने वाले युद्ध में। तो तुर्की, फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया एक तरफ। तो सबसे मैक्सिमम लाभ की स्थिति में सार्डिनिया रहा। काबूल इटली का एकीकरण चाहता था। सार्डिनिया ने जब फ्रांस का साथ दे दिया तो इटली के एकीकरण में फ्रांस सार्डिनिया का सहायक बन गया और उसने काबूल की सहायता की, जिससे आगे चल करके काबूल इटली के एकीकरण को सफल बनाने में कामयाब हुआ। अच्छा, जो ये युद्ध था जो मार्च में समाप्त हुआ, संधि हुई थी 30 मार्च 1856 को पेरिस की संधि के द्वारा। इस युद्ध में पराजय किसी की नहीं हुई, लेकिन पराजय से पहले संधि हो गई, क्योंकि रूस भी इस युद्ध को जारी नहीं रखना चाहता था। रूस की स्थिति ऐसी थी कि ऑस्ट्रिया, जो रूस का मित्र देश था, रूस के साथ उसकी मैत्री थी, उसने भी युद्ध में रूस के विरुद्ध 2 बार धमकियां दे दी थी कि वो रूस के विरुद्ध जा सकता था। ऐसी स्थिति में रूस को लग रहा था कि कहीं अगर ऑस्ट्रिया इस गुट के साथ शामिल हो गया तो युद्ध का परिणाम कुछ भयानक न हो जाए, इसलिए रूस इस युद्ध को आगे नहीं जारी रखना चाहता था। रूस का आर्थिक कोष रिक्त था। युद्ध चलते चलते 2 साल हो चुके थे। भयंकर सर्दी का समय और उसमें बहुत से सैनिक सर्दी की वजह से मारे जा रहे थे, भूखमरी के वजह से, कपड़ों के ना होने से, प्रॉपर टेंट के ना होने से। तो ऐसी स्थिति में रूस इस युद्ध को कंटिन्यू नहीं जारी करना चाहता था। एक तो ऑस्ट्रिया का भय, दूसरे अर्थाभाव। दूसरी ओर ये जो देश थे ये भी इस युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते थे। परिणाम स्वरूप सभी ने पेरिस के शांति समझौते को मान करके 30 मार्च 1856 को पेरिस में संधि की और इस संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इस युद्ध ने 5 लाख लोगों की बल ले ली। तो मित्रों, ये एक ऐसा युद्ध जो व्यर्थ के लिए लड़ा गया, इतने धन की नुकसान हुई, इस पूरे पूर्वी क्षेत्र में एक अशांति का वातावरण पैदा हुआ, जिसने आगे चल करके विश्व युद्ध के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। क्रीमिया का युद्ध छोटे से मुद्दे को लेकर के प्रारंभ हुआ। मुख्य रूप से इसका मुद्दा धार्मिक तनाव और इन देशों की स्वार्थपरता थी, जिसकी वजह से यह युद्ध एक वैश्विक युद्ध के रूप में लड़ा गया। यह युद्ध केवल क्रीमिया में नहीं लड़ा गया, यह युद्ध पूरे बाल्कन क्षेत्र में जगह जगह पर लड़ा गया। तो एक वैश्विक युद्ध था। इस युद्ध से सबसे ज्यादा लाभान्वित वाला देश सर्डिनिया और एक ऐसा देश
जो तटस्थ रहा, लेकिन तटस्थ रहने का रिवार्ड उसको मिला और रूस उसका साथ दिया। प्रसा को भी लाभ हुआ, इसलिए कि प्रसा इस क्षेत्र में तटस्थ था, ना तो रूस के साथ गया न इन देशों के साथ गया। और ऐसी स्थिति में रूस की सहानुभूति प्रसा को मिली और आगे चल करके प्रसा जर्मनी के एकीकरण में सहायक हुआ। जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में हुआ, जिसको रूस ने सहायता दी। इटली का एकीकरण काबूल के नेतृत्व में हुआ, सर्डिनिया के नेतृत्व में हुआ, जिसको कि रूस ने सहायता दी। तो रूस ने यूरोप के ऐसे दो बड़े राष्ट्रों के एकीकरण में इटली और जर्मनी में सहायक बना केवल इस युद्ध के कारण। इस युद्ध के बड़े दूरगामी परिणाम हुए। क्या क्या पेरिस की शांति समझौते में शर्तें निश्चित की गई, इसको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं आने वाले दूसरे वीडियो में। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? अपनी राय जरूर देंगे, अपने मित्रों तक भी इसे पहुंचाएं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मेरा मानना है आपको वीडियो पसंद आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स।